नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें राजनीति विज्ञान का चैप्टर है हमारा संविधान, जो कि पॉलिटी से संबंधित है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रीट हो और चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। और इसके साथ ही जो लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो लास्ट वीडियो में, कि जोरा बोरा के महल कहाँ पर हैं, तो सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, रणथंभौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना है कि हरतालिका तीज कब मनाई जाती है। हरतालिका तीज ये कब आती है, किस मंथ में आती है, कौन सा पक्ष में आती है और आगे उसकी तिथि क्या है। तो ये तीनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं हमारा संविधान। पिछली कक्षाओं में हम सरकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि सरकार किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकार चलाने वाले लोग यह कार्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह लोग किस आधार पर नियम बनाते हैं और इनका संग्रह कहाँ होता है। इसका इस अध्याय में हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, किसी भी देश का शासन चलता है, देश में कानून बनाए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, लेकिन वो सब कार्य किसके अकॉर्डिंग होता है, तो वो होता है संविधान के अकॉर्डिंग। कोई रूल भी बनेगा संविधान में, कोई मान लीजिए नया कोई कानून भी बनता है, अगर वहां सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट, और यहां की बात करें तो जो विधानसभा है राज्य की, वो कोई भी कानून बनाएगी तो हमेशा किस चीज को ध्यान में रखकर बनाएगी, संविधान को ध्यान में रखकर। संविधान के विपरीत जाकर के कोई कानून नहीं बन सकता। और अगर कोई बनाने का प्रयास भी करे, जैसा कि पहले कई बार किया गया, चाहे वो सेंटर हो और चाहे वो राज्य हो, कई बार ये इस तरह की कोशिशें हुई, तो उसके लिए एक चीज रख रखी है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये बने हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसका कानून का अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, तो उसका वो रिव्यू कर सकता है और उसको हटा भी सकता है कानून को, या उसमें कुछ चेंज करने के लिए भी कह सकता है। तो ये है। नेक्स्ट आता है कि संविधान क्या है। जिस प्रकार हम अपने परिवार संचालन के लिए कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, हमें उसी प्रकार किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए भी नियमों और कार्यविधि की आवश्यकता होती है। सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि की रूपरेखा इन्हीं नियमों के द्वारा निश्चित की जाती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सरकार नागरिकों के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे लॉ बनाने का, उनको एग्जीक्यूट, जो उनको लागू करने का कार्य है, और उनकी रक्षा करना। शासन करने के लिए कुछ निश्चित नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। यदि ये नियम और कानून न हो तो पूरे देश में व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, समाज में अशांति और अराजकता का वातावरण बन जाएगा। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए कानूनों के द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। इन नियमों और कानूनों के द्वारा सरकार और जनता के बीच संबंध और जनता में भी आपसी संबंध तय किए जाते हैं। किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का संग्रह, ये क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि किसी भी देश का, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली के भी नियम होते हैं, परिवार के भी होते हैं, कि भाई शाम को आप 8 बजे तक घर आ जाओगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन मर्जी से करो, हर परिवार के अपने नियम होते हैं। तो एक डिसिप्लिन और अनुशासित नियम होने चाहिए। डिसिप्लिन और अनुशासित नियम, तो उसी पर ही डेली आपका जो रूटीन, दिनचर्या, वो सब चलता है, संचालित होता है। तो किसी भी देश का भी अगर कानून बनाया जाएगा, कोई भी देश में कार्य होगा कैसे। आज जैसे मान लीजिए कई बार सरकार कोई भी कानून वगैरह बनाती है, या किसी देश में क्या, किसी राज्य की व्यवस्था क्या होगी, सीएम होगा, कोई सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं बन सकता, या कुछ जैसे वहां राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा, उसको क्या शक्तियां दी जाएगी, किस मात्रा में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में किस तरह के जो संबंध हैं वो बने रहेंगे, कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, कौन किससे सलाह लेगा, किसके सलाह पर कौन किसको नियुक्त करेगा, सब चीजें एक सिस्टम से बनी हुई है।
यानी सीधी सी भाषा में कहें तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो मेन आपका जो एक संग्रह है कानूनों का, उसको हम कहते हैं संविधान। और इस संविधान के अकॉर्डिंग ही किसी भी देश जो है, कोई भी देश जो है वो संचालित होता है। संविधान के प्राय दो प्रकार के होते हैं। जैसे संविधान में प्राय दो प्रकार के हो सकते हैं संविधान, एक तो लिखित और एक अलिखित। जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं वे लिखित संविधान कहलाते हैं, जैसे भारत और यूएसए का संविधान। और आपका जैसे मान लीजिए भारत का संविधान है, लिखित है, यूएसए का भी लिखित है। आप जानते हैं भारत का संविधान तो आपने देखा ही है, 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद, और भाग कितने हैं? 22। तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, और 12 है शेड्यूल, अनुसूचियां। अब देखिए ये 22 भाग जो हैं, इसमें कभी ए पार्ट जोड़ देंगे, कभी कौन सा पार्ट जोड़ देंगे, कभी हटा देंगे, कभी घटा देंगे, लेकिन ये 22 जो सीरीज है ये स्थिर रहती है। भारतीय संविधान में अभी कितने आर्टिकल हैं? तो कई बार देखिए बोलचाल में ऐसे बोल दिया जाता है कि पहले 395 थे और अब जो है इतने इतने हो गए, इतने इतने बढ़ गए। कोई कह रहे, कभी कह देते हैं कि 420 से ऊपर हो गए, 430 हो गए। अब वो बिल्कुल गलत टर्म है, वो बिल्कुल गलत टर्म है। आज भी आर्टिकल 395 ही हैं। इनके उपभाग हैं जो कई बार जोड़े गए हैं, कुछ हटाए गए हैं। अब 22 भाग के अंदर भी कुछ भाग हैं जिनके आगे लिखा हुआ है निरसन, यानी जिनको हटा दिया गया है, लेकिन वो आज भी भाग का जगह खाली छोड़ रखी है उन्होंने कि हटा दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जैसे कोई भाग हटा दिया तो अब 21 भाग रह गए। भाग 22 ही रखे हैं। हटा भी दिया कोई भाग का तो वहां हो सकता है भविष्य में कोई नई चीज जोड़ दे। ये वही चीज है जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी है और उस कॉलोनी के अंदर मान लीजिए 20 घर हैं, कोई 20 घर है। हम पूछते हैं उस कॉलोनी में घर कितने हैं? 20 घर हैं। अब हो सकता है किसी घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता हो, वो घर खाली हो गया हो, तो क्या घर की जो गिनती है वो कम हो गई क्या? वो कम तब होगा जब ये पूरा घर ही उड़ा दिया जाएगा यहां से। घर की गिनती तो 20 ही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद में कोई नया व्यक्ति आके रहने लग जाए इसमें, तो वो चीज है। काउंटिंग 395 ही है, 396 नहीं है। तो फिर 450 से ऊपर हो गए, 450 हो गए, ये टर्म ही बिल्कुल गलत है। चाहे कितनी ऑथेंटिक किताब हो, अगर उसमें भी लिख रखा है तो भी गलत है ये। तो कई बार ये चीज बच्चे पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं कई बार इस तरह की चीजें, तो आप ध्यान में रखिएगा। वो उनके उपभाग हैं। अब जैसे भाग 21 भी है संविधान का, या जैसे आर्टिकल 21 है, अब उसमें कोई नया पार्ट जोड़ दिया, आर्टिकल 21 क या 21A, तो ये तो 21 का उप अनुच्छेद हो गया, नया पार्ट थोड़ी हो गया कि ये अलग है। जैसे भाग 4 था, फिर आगे भविष्य में भाग 4 क भी जोड़ दिया गया, तो अब ये दो काउंट नहीं कर देंगे इनको कि 4 अलग है, 4 का अलग हो गया, 4 का ही एक पार्ट हो गया 4 का। और दूसरा होता है अलिखित संविधान। जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परंपराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन वो कंट्री है जो आधी दुनिया से ज्यादा जो है राज कर चुका है, आधी दुनिया से ज्यादा स्थान पर। आज पूरे विश्व में आप जितना स्थान देखते हैं, आधी दुनिया से ज्यादा पर ब्रिटेन राज कर चुका है, अपना उपनिवेश बना चुका है। और वहां का उनका खुद का संविधान लिखित में है ही नहीं, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के लिए एक फेमस लाइन है जो कि राजनीति विज्ञान में आती है कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है। तो इतना लचीला संविधान है। तो लिखित में कोई है नहीं, लेकिन उनकी परंपराएं जो है वो इतनी इस तरह से मजबूत है कि उन पे के दम पर उनका संविधान चल रहा है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। तो ये चीज है। और भारत का संविधान जो है ये कठोर और लचीला दोनों में आता है, और यूएसए का संविधान जो है ये कठोर में आता है। वो खैर बाद की बातें हैं, लेकिन इतना है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित में माना जाता है। उनकी जो परंपराएं चल रही है उसी पर ही उनका संविधान कार्य करता है। भारत के संविधान का निर्माण। हमारे संविधान के निर्माण का विचार आजादी के बाद प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ विकसित हुआ था। महात्मा गांधी ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के लोगों की इस मांग ने जोर पकड़ा
कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं और यह संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, यानी लोगों के द्वारा निर्वाचित हो, ऐसी संविधान सभा हो। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक दल जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने अपने रिपोर्ट में देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जन प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहां के शासकों के द्वारा मनोनीत किए गए। तो 296 प्रतिनिधि तो हैं, ये तो जो ब्रिटिश काल भारत था, जहां डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वहां से। राजस्थान से भी संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे। नेक्स्ट आता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे 296 जनप्रतिनिधि वाला, 93 देशी रियासतों से, राजस्थान से कितने थे, 14 सदस्य। तो कई बार आता है कि देशी रियासतों से कितने शामिल हुए थे, 93। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने आए थे, 296 जनप्रतिनिधि। ये सब क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। और पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो पहले का इनको बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो चूंकि ये शुरू में ही इनको बिठाया था बस, तो इसलिए अस्थायी अध्यक्ष थे ये, लेकिन बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। अब यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो कौन सा प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव। अब यह क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946। कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का भी पूछता है। यह प्रारूप समिति का इतना लोकप्रिय क्वेश्चन है कि बच्चे बच्चे को याद होता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया। अब यह भी आता है कि कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। तो देखिए 26 जनवरी जो है ये डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, लाहौर में रावी नदी के किनारे। वह पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, झंडारोहण किया गया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। तो वो जो ऐतिहासिक दिन था, उस दिन की याद के तौर पर जो है, अब चूंकि संविधान तो बनकर के 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन अब 2 महीने का 26 नवंबर के बाद में 1 महीना बचा दिसंबर का और 1 जनवरी का। तो जनवरी आ ही रहा था पास में। हालांकि कुछ एक आर्टिकल जो हैं वो लागू किए गए थे उस समय, जो जरूरी थे, जैसे नागरिकता वाले, उसमें जो कुछ बहुत ज्यादा जरूरी थे वो हाथों हाथ कुछ लागू किए गए थे। और लगभग जो पूरा संविधान, तो वो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए हम कहते भी हैं कि हमारा संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो 26 नवंबर 1949 इसको संविधान सभा में पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको देश में लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को झंडा कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं,
प्रधानमंत्री जी। पूरे देश में 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। तो ये है। नेक्स्ट आता है भारत के संविधान की विशेषताएं। तो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला है सबसे लंबा और लिखित संविधान। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है, यानी बहुत बड़ा दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना है जिसको क्या कहते हैं? प्रियम्बल। कुल 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में और 8 अनुसूचियों में है। विभिन्न परिवर्तनों के बाद वर्तमान में सन 2013 के ये बता रहे हैं कि इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और विश्व का कोई भी संविधान इतना बड़ा नहीं है। जो मैंने आपको ऊपर समझाया था कि एक प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना तो देखिए, आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो पूरे संविधान की मूल भावना जो है वो आपको प्रियम्बल में दिख जाएगी। प्रियम्बल और किस में निहित है? पूरा भारत किस में निहित है? हम भारत के लोग। आप पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है इसकी? हम भारत के लोग। तो ये किस में निहित है? सब कुछ हम भारतीयों में। तो एक तो प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद है शुरू में, और ये 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो 8 अनुसूचियों की जगह तो आगे बढ़ गई, जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, तब ये 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने 465 अनुच्छेद ये टर्म जो लिखी है, वैसे देखा जाए तो ये टर्म गलत है पूरी तरीके से। 465 अनुच्छेद नहीं लिख सकते इसको। तो इसमें या तो इसमें यह लिखना चाहिए कि 395 अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत कई उप अनुच्छेद भी जोड़े गए हैं, और उप अनुच्छेदों को भी जोड़ा जाए तो आज लगभग 465 से ऊपर हो गए हैं। ये तो फिर भी सही रहता, लेकिन डायरेक्ट 465 अनुच्छेद लिखना, यह टर्म पूरी तरह से गलत है। ये कभी भी एग्जाम में कभी भी आ जाए 465 मत करिए ना, 395 ही करना है। भाग कितने हैं? 22, और अनुसूचियां कितनी है? 12। अब अनुसूचियां भी मान लीजिए 8 के बाद ये संख्या नहीं बढ़ाते और डायरेक्ट 8 के अंतर्गत ही जो 12 अनुसूचियों तक जो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी थी उनको ही 8 ए करके कुछ जोड़ देते, 7 ए करके जोड़ देते, तो फिर अनुसूचियां भी हम 8 ही गिनते। लेकिन 8 के बाद संख्या काउंटिंग की गई, 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। तो ये ध्यान में रखना आप। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका एक कथन है, बड़ा जोरदार था वो, और कभी भी जब इस तरह के देश के संविधान में या कोई भी समस्या आती है तो हमेशा उस कथन को याद किया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर लोग जो उसको चलाने वाले हैं अगर वो अच्छे नहीं है तो फिर वो ढंग से शासन नहीं हो सकता। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि संविधान तो अच्छा ही है, लेकिन अगर चलाने वाले लोग कैसे हैं, देश को कैसे चलाने वाले लोग हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा फिर प्रस्तावना। हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस पर भी देखिए कई बार ये जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गए हैं कि जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसको संविधान का अंग माना जाए या नहीं माना जाए। ये बात की चीजें हैं आगे की क्लासों की। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको बिल्कुल संविधान का अंग ही माना गया है, क्योंकि प्रस्तावना आप ऐसे लिखते हो, पहले प्रस्तावना फिर आप सारे भाग वगैरह लिखते हो। तो यह था कि प्रस्तावना अंग है या नहीं है, या प्रस्तावना में कोई चेंज करना चाहे। जैसे प्रस्तावना में वर्ड था धर्मनिरपेक्ष, उस वर्ड की जगह कर दिया गया पंथ निरपेक्ष। तो यह था कि क्या संविधान की प्रस्तावना में चेंज हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो चेंज संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष जैसे वर्ड है, और भी थे इसमें, जैसे धर्मनिरपेक्ष है तो क्या धर्म वर्ड पर्टिकुलर धर्म को इंडिकेट करता है, और पंथ एक बड़ा शब्द है तो इसलिए फिर पंथ को धर्म की जगह पंथ को कर दिया गया। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल पक्ष सप्तमी जो है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह है संविधान की प्रस्तावना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना का जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे देश का सारी इसमें है कि शासन कैसे चलाया जाए। किसी को अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे कानून बनाए, तो एक बार प्रस्तावना पढ़ लो, उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज है। फिर है विभिन्न सोर्स से प्रेरणा। दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से भी अनेक बातों को लेकर और उनमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन करके उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है। जैसे मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, राज्य के निधि निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से, और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित है। जो पार्लियामेंट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं वो ज्यादातर ब्रिटेन से है। न्यायपालिका से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जुडिशियरी की, वो कहां से है? ज्यादातर अमेरिका से। बाकी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। तो संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत की थी इस संविधान को बनाने के लिए। पूरे विश्व के जो सभी महत्वपूर्ण देश थे उनके संविधानों का अध्ययन किया, और वो अध्ययन करने के बाद में कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सी चीज बेस्ट हो सकती है, उसको भारत के लिए बनाया गया। उसके बाद है पंथ निरपेक्षता। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। भारत में रहने वाले लोगों को अपने विश्वास के अनुसार पंथ, मत या धर्म का पालन करने की आजादी है। तो आप किसी को भी मानो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे कोई आप धर्म भी चेंज, मान लीजिए कोई दूसरे धर्म में जाना चाहता है कि साहब मैं तो इस धर्म में जाऊंगा, इस धर्म में आ गया मैं तो इसमें जाऊंगा, तो आपको देश का संविधान तो कहता है कि साहब जाओ, आपकी जहां इच्छा, आप जिसको मानो, जिस धर्म में आस्था हो, जिस पंथ को मानो, जिस मत को मानने वाला हो। अब आज मान लीजिए आपके यूं जच जाए कि साहब मैं तो बिश्नोई संप्रदाय का अनुयायी बनूंगा, या मैं जसनाती संप्रदाय का अनुयायी बनूंगा, या मैं दादू संप्रदाय का अनुयायी बनूंगा और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा, तो बिल्कुल करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। देश का संविधान आपको इजाजत देता है कि आप किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मत को, किसी भी धर्म को या कोई भी रास्ता अगर आप अपनाना चाहें तो बिल्कुल अपनाइए। फिर है समाजवाद। संविधान सभी भारतीयों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करता है। इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा ऐसे अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान और विशेष अवसर हो। समाजवाद क्या है कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करेगा। तो किसी के भी साथ जो है किसी भी तरह से जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार हो। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको समान और विशेष अवसर जो प्राप्त हो सकें। अब जैसे आप मानते हैं कि जैसे मान लीजिए SC, ST, OBC आरक्षण है, तो क्यों है? वो लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, विकास के अवसर, जो लास्ट हमारा चैप्टर था विकास वाला, तो उसमें ये सब चीजें समझाई गई थी। या जैसे मान लीजिए कोई विशेष रूप से कोई व्यक्ति है, उसके मान लीजिए कोई समस्या है, या वो शारीरिक रूप से अपंग है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अलग से बनाया गया। तो इस तरह से ये चीजें बनाई गई है कि कोई वंचित रह रहा हो समाज में, इस तरह का कोई वर्ग हो तो उसको बराबर लाया जा सके, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं। लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार का चुनाव जनता करती है। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ही कार्य करती है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। यह हमारा देश, अतः हमारा देश गणतंत्र कहलाता है। देखिए गणतांत्रिक, ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं, पहले आ चुकी है चीजें। गणतंत्रात्मक क्या होता है?
एक तो गणतंत्रात्मक होता है, एक वंशानुगत होता है। गणतंत्रात्मक देश क्या होता है कि जिस देश का प्रमुख जो है वो क्या हो, वंशानुगत ना होकर के और निर्वाचित हो, वो व्यवस्था कहलाती है गणतंत्रात्मक। अब देश का प्रमुख, हमारे देश का प्रमुख कौन है, तो पीएम मत करिए ना, देश का प्रमुख जो है प्रथम व्यक्ति वो माना जाता है राष्ट्रपति को। और सरकार जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब वो शक्तियों की बात अलग है कि व्यवहारिक रूप से शक्तियां जो है वो जो मिनिस्ट्री होती है उनके पास में है। और चाहे विधानसभा की बात करें राज्यों के संदर्भ में, तो व्यवहारिक रूप से सारी शक्तियां जो है वो किसके पास में होती है, जो सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद है उनके पास में। तो व्यवहार की बात जो है वो एक अलग है कि इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन वो होते सब किसके नाम से हैं, सेंटर में तो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, और यहां की बात करें तो राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है, उसका चुनाव होता है। और उसका चुनाव करता कौन है, तो पार्लियामेंट्री। देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया गया है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसमें ये लोकसभा राज्यसभा वो तो आते ही आते हैं, तो विधानसभा में भी जो हमारे द्वारा चुने गए भेजे गए कैंडिडेट हैं वो भी इस चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। एक प्रकार से पूरे देश का चुनाव पूरे देश के द्वारा, यानी जो हमने जिनको भेजा चुन करके उन्होंने ही किसका चुनाव किया। आप जो पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, वो इस तरह से जब वो टर्म आती है तो वो हमारे द्वारा जो भेजे गए लोग हैं उन्होंने ही राष्ट्रपति को आगे चुनने का काम किया है। तो देश का राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं होता हमारे देश का, बल्कि निर्वाचित होता है। इसलिए जो है हमारा देश क्या है, गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त की खुशी ये होती थी कि उस दिन जो है स्कूल में एक तो टॉफियां मिलेगी और एक लड्डू भी मिलेंगे। तो इस चीज का वेट होता था कि 26 जनवरी कब आएगी और 15 अगस्त कब आएगी। तो उस दिन जो है स्कूल के अंदर भी जो ये टॉफियां लड्डू वगैरह मिला करते थे। तो ये कि उस दिन बस इतना ही जानते थे साहब, संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। देखिए 26 जनवरी जो 1950 है उस दिन से हमने हमारा संविधान लागू किया। और संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक प्रकार से देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में माना जाता है राष्ट्रपति को। इसलिए 26 जनवरी को झंडा फहराने का काम भी कौन करता है, इसीलिए राष्ट्रपति झंडा फहराता है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। एक डेट है, ऐतिहासिक डेट। 1930 में पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता। तो 26 जनवरी हमारी एक ऐतिहासिक डेट थी और इस ऐतिहासिक तिथि को हमेशा जो है यादगार बनाया जाए। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरा होने के बावजूद हमने पूरी तरीके से जो संविधान लागू किया वो 26 जनवरी को किया। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कौन है, राष्ट्रपति है। 26 जनवरी को क्या लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए, और चूंकि देश के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है, इसलिए 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति। ये कोई ऐसे मर्जी से नहीं हुआ है कि चलो एक बार सिक्के से टॉस कर लिया कि 26 जनवरी को तो जो राष्ट्रपति जी फहरा देंगे और 15 अगस्त को कौन फहरा देंगे, प्रधानमंत्री जी। ऐसे कोई टॉस करके नहीं हुआ है, रीजन है उसकी। संविधान बहुत प्यारी चीज है, इसको खूबसूरती से पढ़ा जाए, एक एक चीज को समझा जाए, बड़ा आनंद मिलता है जब आप पूरा संविधान बहुत डिटेल में, केवल फैक्चुअल नहीं, कितना कितना सोच समझ के और कितनी मेहनत से यह संविधान बनाया गया और कितने पहलुओं से हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच समझ के बनाया है इसको। नीति ये हो गए सारे, लोकतांत्रिक गणतंत्र वाला हो गया। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले देखिए 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन फिर संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बना दिया गया। इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की गई है। तो मूल कर्तव्य कौन कौन से होते हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी थी, ABCD EFG से याद करवा दी थी सारी 11 मौलिक कर्तव्य। और
मूल अधिकार जो है, तो 6 मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे? संविधान के शुरू में 7 थे। 7वां अधिकार था संपत्ति का, लेकिन उसको बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार से उसको हटा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका लगा सकते हैं। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगेगा कि साहब आपके साथ ही कोई समस्या है, तब वो 5 प्रकार की जो रिट होती है वो जारी कर सकता है। जैसे हेबियस कॉर्पस आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, को वारंटो है। तो इस तरह से करके ये 5 तरह की जो है वो होती है इसमें, जो रिट जारी करता है। लेकिन कानूनी अधिकार बना दिया तो अब आपको कानूनी रूप से उस चीज को फॉलो करते हुए कानून के तहत निचली कोर्ट से जो कोर्ट सुनवाता है, जो अधीनस्थ कोर्ट है, तो वही सुनवाई करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब आप इस अधिकार के लिए, संपत्ति के अधिकार से संबंधित कोई हनन हो तो आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका नहीं लगा सकते हैं। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। नीति निदेशक तत्व जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून और नीति बनाने और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संविधान में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में नीति निदेशक तत्व कहा गया है। तो देखिए, जो नीति निदेशक तत्व हैं, फिर आगे और पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सरकार का कर्तव्य है कि वह इनका पालन कर अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण करे जिससे प्रत्येक देशवासी का कल्याण हो सके। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्या है नीति निदेशक तत्व? नीति निदेशक तत्व यह है कि जो राज्य हैं या मान लीजिए सरकार कार्य करेगी तो उसको लोगों के लिए मुख्य रूप से क्या है? कल्याणकारी कार्य करना है। अब वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा तो सरकार को एक गाइडलाइन है। आप सरकार अगर जैसे मान लीजिए जो भी नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए हैं और सरकार ने उनमें से कुछ नहीं किया, तो आप उस नीति निर्देशक तत्व के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं, याचिका नहीं लगा सकते। किसी आप देखो ये मान नहीं रहा है, इन्होंने किया नहीं, संविधान में लिखा हुआ है, ये गाइडलाइन है, ये बाध्यकारी नहीं है, गाइडलाइन है। आप इनके खिलाफ जो है वो याचिका नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि साहब देखिए इन्होंने ये याचिका लगाई और क्या देखिए इस तरह से ये समस्या है। आपको साफ हवा नहीं मिल रही है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपके आसपास धुआं ही धुआं है और इतने विकल हैं और लगाते भी हैं लोग, और अब तो कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। एक जस्टिस आए थे सुप्रीम कोर्ट के, पीएन भगवती, बड़े जबरदस्त थे वो। स्वतः संज्ञान लेना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, इतने में न्यूज़पेपर में पढ़ा, इतना इतना जैसे मान लीजिए मीडिया वालों ने निकाला कि यहाँ के जो जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है और जो साफ वायु के लिए इतना इतना पैरामीटर होना चाहिए और इतना इतना ज्यादा हो रहा है, तो लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और लोगों में ये बीमारियां फैल रही है। कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर राज्य को पूछेगा क्यों भाई, क्या समस्या है, कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे इस चीज को। तो ये चीज है। तो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार को एक गाइडलाइन है। तो ये आप ध्यान में रखिए इस चीज को। संघात्मक शासन व्यवस्था, हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण जैसे संघीय और प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि शामिल है। हमारे संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है, परंतु भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। संघात्मक शासन व्यवस्था, तो यहां पर देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या मतलब है कि यहां संघ और प्रांतों की अपनी अपनी सरकारें हैं। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप देखते हैं 3 सूचियां भी पढ़ते हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची पे केवल संघ बनाएगा, राज्य पे केवल राज्य बनाएगा, समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है। अपनी सरकारें हैं, सेंटर की अलग सरकारें हैं, प्रांतों में अलग सरकारें होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशरी जो है उसको स्वतंत्र रखा गया है और इसलिए आज भी जब किसी के साथ कोई समस्या होती है तो लोग ये बाट जोते हैं कि हमें किससे न्याय मिलेगा, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। तो इसलिए न्यायपालिका जो है उसको स्वतंत्र रखा गया है।
और भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आज किसी राज्य का अगर ये मन हो जाए कि मैं मेरा अलग से बन जाऊंगा मैं, और कई बार कई राज्य क्या, कई बार कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो कहते हैं साहब हम तो इसमें से अलग हमारा देश ही बनाएंगे। कई बार आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कई चीजें आती है, बीच में कोई अलग से देश बना लेंगे। कई बार इस तरह के लोग कोशिश करते हैं। आपके पूर्व की साइड, बिल्कुल आप पूर्व की साइड चले जाइए, असम, नागालैंड, वहां वहां भी इस तरह की कई बार गतिविधियां होती है। कुछ बार ये चीजें कोशिश करते हैं, कई लोग भी कोशिश करते हैं। और राज्य अगर कोई चाहे, मान लीजिए कि मैं तो मेरा अलग से, अब मान लीजिए आज राजस्थान राज्य है और सीएम साहब अभी अशोक गहलोत जी हैं। अब मान लो अशोक गहलोत जी कभी ये कह दें आज से राजस्थान तो हमारा स्वतंत्र देश है, आज से नया देश है राजस्थान, और वैसे भी कह देंगे साहब ये तो ब्रिटेन से बड़ा भी है, तो जब ब्रिटेन इतना स्वतंत्र देश है तो हमारा राजस्थान भी आज से स्वतंत्र देश है। मोदी जी अपना अलग काम करेंगे, आज से हमारा नया देश। ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी राज्य किसी अपने इस भारत देश से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब उस टाइम स्वतंत्र नहीं हो पाए, जब इनके पास में कईयों ने कोशिश की थी, आप जानते हैं जब एकीकरण हुआ था और रियासतों को भारत संघ में मिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहे पुरुष थे, बहुत छटपटाए थे। कई यहां के भी थे, राजस्थान के कई, कोई कहे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, किसी के बंदूक जो है कनपट्टी पर रख के साइन करवाए। ऐसे ऐसे लोग भी थे। राजा महाराजा कई साइन नहीं कर रहे थे कि नहीं करेंगे हम तो लेकिन जब उस टाइम स्वतंत्र नहीं हो पाए, जबकि उस टाइम वो खुद रियासतें अपने आप में एक स्वतंत्र के रूप में थी, तो आज तो सवाल ही नहीं है कि कोई राज्य अलग हो जाए। ऐसे कैसे अलग हो जाएगा इस भारत से? तो कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसी में जिएंगे और इसी में खत्म होंगे। हिंदुस्तान तो एक समुद्र है और राज्य है नदियां, तो सभी किस में मिलेगी? इसी हिंदुस्तान में मिलेगी। संसदीय शासन व्यवस्था, ये देखिए लास्ट पर लाइन जो है ना, प्रत्येक की भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है, कोई समझौते का परिणाम नहीं है, न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। और आप देखते हैं कई बार राज्यों में कोई समस्या भी होती है तो डायरेक्ट जो है वो किसके पास में फिर अधिकार चले जाते हैं? सेंटर के पास में। व्यवस्था ऐसी की गई है, राज्यपाल कह देगा साहब यहां शासन नहीं चल सकता, कई बार राष्ट्रपति शासन लगता है, कई बार आपातकाल की चीजें हो जाती है। सारी शक्ति किसके बाद? संघ। हालांकि संघ और राज्यों को अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है, फिर भी शक्तिशाली किसको बनाया गया है? संघ को बनाया गया है, और वो बनाना जरूरी भी है। तो क्योंकि अगर स्टेट को मजबूत बना दिया जाएगा तो कल को कोई भी राज्य कोई भी कार्य कर सकता है, स्वतंत्र होने का प्रयास भी कर सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था, संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर है, कार्यपालिका से मतलब आप समझ चुके हैं, ये सब पहले के चैप्टर में आया है कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, किसमें कौन कौन सा क्या क्या आता है। तो कार्यपालिका जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। कोई भी आज मान लीजिए किसी भी विभाग का कोई भी कार्य हुआ तो वहां का जो उसका मिनिस्टर है उसको जवाब पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। कोई भी सदस्य उसे सवाल पूछ सकता है कि साहब आपके मिनिस्टर में इस बार मान लीजिए पानी की समस्या, इतने इतने लोग मारे गए कि पानी के अंदर कोई जो विषैले तत्व पाए गए, जवाब दो इस चीज का। जनता जवाब चाहती है तो फिर वो अपने तरीके से जवाब देगा। फिर कई क्वेश्चन होते हैं, तारांकित है, कोई पहले सूचना दी जाएगी, कोई बाद में दी जाएगी, वो बाकी अलग व्यवस्था है, लेकिन उत्तरदायी है वो विधायिका के प्रति। और कितनी मजेदार चीज है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों रखा गया है? विधायिका बनी किससे है भाई? विधायिका किससे मिलकर के बनी है? जो भी वहां के जैसे एमपी हैं, या फिर स्टेट की बात करें तो एमएलए हैं, तो वो उनको किसने चुन के भेजा है? लोगों ने। तो इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधायिका बनी किससे है? आज राजस्थान की बात करें, 200 एमएलए जो हैं उनको चुन करके भेजा किसने है? जनता ने भेजा है। और इन 200 एमएलए में से जो भी सरकार जिसकी बनेगी, मंत्रिपरिषद उनकी बनेगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कार्य अगर कोई होता है तो उसका जो मंत्री है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए उससे दूसरा कोई भी एमएलए उस
मंत्री से सवाल पूछ सकता है कि साहब आपका ये डिपार्टमेंट है और आपकी ये जिम्मेदारी, आप बताइए ये घटना क्यों हुई। इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि विधायिका में जो सारे एमएलए और एमपी चुन के भेजे हैं वो किसने भेजे हैं? जनता ने। इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रकार से यहां की कहा जाए तो सरकारें जो जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति। और जनता के प्रति किसके रूप में? इस विधायिका के रूप में, क्योंकि ये किसने चुन करके भेजे हैं? हमने ही चुन करके भेजा है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक संवैधानिक अध्यक्ष है और शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी अभी ऊपर कि जो संवैधानिक वो कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा क्यों फहराएगा, वो समझाया था आपको। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो झंडा भी कौन फहराएगा? राष्ट्रपति फहराएगा। और शासन की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। व्यवहारिक रूप से सारी शक्तियां किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास, जो कि अपने कार्यों के लिए संसद के द्वारा जनता द्वारा चुने गए सदन लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है, यानी जो कार्यपालिका आ गई इसमें, तो ये किसके प्रति जिम्मेदार होगी? लोकसभा के प्रति। और स्टेट की बात करें तो जो यहां की मिनिस्ट्री है, मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। तो ये इस प्रकार से आता है। और व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री हो, व्यक्तिगत रूप से मंत्री तो व्यक्तिगत ही होगा, तो वो किसके प्रति होता है? फिर राष्ट्रपति के प्रति होगा, सेंटर की बात करें तो ये चीजें हैं। तो मंत्री परिषद, तो ये समूह है पूरा, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति जिम्मेदार? इस लोकसभा के प्रति। और लोकसभा किससे मिलकर के बनी? जो जनता ने चुन करके भेजे हैं वहां पे। स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि जनता को न्याय मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। संविधान के अनुसार ही शासन चलता रहे। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देश के अंदर जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। तो इसलिए कि जनता के अधिकारों की जो है वो रक्षा हो सके और संविधान के अनुसार ही शासन चलता रहे। कई बार हालांकि जो है वो टकराव देखने को मिलता है। ये बात की चीजें और भी है। जैसे आप पढ़ते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन था, उस 42वें संविधान संशोधन के अंदर पता नहीं कितनी ही चीजों को चेंज किया गया, बहुत बदलाव किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन में वापस उनको वैसा कर दिया गया लगभग। तो कई बार जैसे मान लीजिए न्यायपालिका ने कुछ कहा, तो फिर क्या है, संविधान में चेंज करने की कोशिश करती है सरकारें कि हम संविधान के अंदर ही चेंज कर दें, तो फिर न्यायपालिका नहीं करेगी। तो कई बार इनमें भी टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जो जुडिशरी है उसको सर्वोच्च माना गया है। और कोई भी कानून वगैरह कुछ भी बनता है तो उसके रिव्यू के लिए न्यायिक पुनरावलोकन, जब आप संविधान पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, तो आर्टिकल आता है न्यायिक पुनरावलोकन का। तो किसी भी कानून की न्यायिक पुनरावलोकन ये वापस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, ये अपने द्वारा बनाए गए किसी कानून को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार जो कह दिया वही परमानेंट हो गया। कभी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज आए, उनको लगा नहीं इसमें चेंज होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, कि ठीक है ये होगा। कठोर और लचीला। हमारे संविधान में बदलाव न तो आसानी से या नई कठोरता से। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही बदल दिया जाता है। वो अलग अलग है, कभी 3/4 से हो जाएगा, कभी कैसे ही होगा। इकरी नागरिकता। देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, किंतु भारतीय नागरिकों को उनके अपने राज्यों की नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के ही नागरिक हैं। अब जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां राज्य की नागरिकता होती है, अमेरिका की नागरिकता, सेंट्रल की नागरिकता, वो अलग अलग सिस्टम है, दोहरी नागरिकता। भारतीयों में एक ही है कि साहब मैं भारत का नागरिक हूं। आप कभी ये कहते हैं कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं? नहीं, नागरिक कहां के हो आप? भारत के। एक ही नागरिकता है, राज्यों की कोई अलग से नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के नागरिक हैं। इकरी नागरिकता देश की एकता को बढ़ावा देती है कि मैं क्या हूं, भारतीय हूं
और यही मेरी पहचान है। वो सन्नी देओल की एक फिल्म आई थी, इंडियन, उसमें क्या कहता है वो, इंडियन हूं मैं, इंडियन। तो वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रावधान है। तो मतदान को गुप्त मतदान कहा जाता है, यानी आपको कोई बताने की कोई आप मजबूर नहीं हो कि साहब आपने वोट किसको दिया। लोग भी क्या करते हैं बेटे, देते किसी और को हैं और बताते किसी और का है। कहेंगे हम तो इसको देखे हैं साहब, कोई कहेगा हमने कांग्रेस को दिया, हो सकता है भाजपा को देखे हैं, और हो सकता है कि बाहर आके ये कहेंगे हमने भाजपा को दिया है, और हो सकता है कांग्रेस को देखे हैं। मतदान को गुप्त कहा जाता है। हो सकता है वो बेटा नोटा दबा के आए हो कि साहब इनमें से कोई लायक नहीं है, बाहर आके कहेगा मैं तो इसको दिया है, पार्टी वाला पूछेगा आपकी हो, हमें दिया, अरे साहब बिल्कुल बिल्कुल आपको ही दिया, आपको ही जिताएंगे। और देखे किसको क्लिक करके आया, नोटा को क्लिक करके आया है कि साहब इनमें से कोई मुझे इस लायक नहीं लगता। तो गुप्त मतदान है, आप इच्छा से स्वतंत्र हैं, चाहे किसी को भी मतदान करें। तो यही एक आम नागरिक की अगर सबसे बड़ी ताकत है वो उसका मताधिकार ही है। चाहे देश का राष्ट्रपति हो और चाहे कोई ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाला हो, दोनों के वोट की कीमत बिल्कुल बराबर है। यही वो एक जगह है जहां सब भेद खत्म हो जाता है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पीएम नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई कुछ, सब बराबर हैं, सब एक बराबर, सब बराबर। इन सभी विशेषताओं से हमें यह ज्ञात होता है कि संविधान सभा ने भारत के लिए एक उत्कृष्ट संविधान बनाने का प्रयास किया है। इस संविधान में अनेक विशेषताओं और अवधारणा को सम्मिलित करते हुए उसे जन आकांक्षाओं का प्रतीक और विश्व का अद्वितीय संविधान बनाया गया है। तो बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है इस चैप्टर में, और संविधान को समझाया जाता है तो शुरू में यही बेसिक चीजें समझाई जाती है। तो कितना अच्छा समझा रखा है इन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से। संविधान का जो एक बेस है, जो समझाया जाना चाहिए, मूल विशेषताएं हैं, वो सब इन्होंने बता रखी है। शब्दावली, संविधान क्या होता है और व्यवस्थापिका क्या होती है। व्यवस्थापिका तो क्या है, सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, जैसे कि हमारी संसद। संविधान क्या होता है, किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले कानूनों का संग्रह। सही विकल्प को चुनिए। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, धर्मनिरपेक्ष है, राष्ट्रपति वंशानुगत होकर निर्वाचित होता है और प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है। गणराज्य क्यों है, क्योंकि देश का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और उसको इस क्वेश्चन में उलझाने के लिए जो है बहुत सी चीजें हैं, और कई बार उसको पता है कि वो कितने लुभावने लुभावने ऑप्शन देगा। मैं ही ऐसा पेपर बना दूं, इन्हीं में से ही इतना ऐसा पेपर बना सकता हूं कि आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं होगा, वो गलत कर देंगे आप। 90% चांस है कि उसको गलत करेंगे। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन था वो विक्रम संवत वाला, वो पूछा था कि खेजड़ली गांव की जो घटना है वो कब हुई थी। आपने देखा था कितने 80% से ऊपर लोगों ने उसको गलत कर दिया था, जबकि वो तो ऐसा है कि सबने पढ़ रखा होगा उसको, फिर भी गलत किया। क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है। अब मान लीजिए वो कभी ऐसा ऑप्शन दे दे कि भारत गणराज्य है क्योंकि, अब मैं बताता हूं ए ऑप्शन में क्या देगा, वो क्या देगा कि भारत के संविधान की, हालांकि जो संवैधानिक प्रमुख है, भारत के संविधान का संवैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, लेकिन व्यवहार में संपूर्ण जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। बच्चा यही दड़ी ना, ये लो, ये ए ऑप्शन, ये सा कितना बड़ा और शानदार ऑप्शन है भाई। इसका सही उत्तर, वो लाइन अपने आप में सही है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। अब लाइन तो ये सही है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, लाइन तो सही है। वो पूछ रहा है भारत गणराज्य है, इस गणराज्य का क्या मतलब है। इसका मतलब तो यही है, सी ऑप्शन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को पूरा, क्वेश्चन और ऑप्शन सब अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आप देख लीजिए,
28 नवंबर 1949 ये नहीं है, 26 जनवरी 1930 ये नहीं होगा, 26 जनवरी 1950। तो ये सही उत्तर इसका होगा। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान के एकीकरण का जो छठा चरण है, भाई राजस्थान के एकीकरण 7 चरण में कंप्लीट हुआ था, तो राजस्थान के एकीकरण का जो छठा चरण है उसकी भी तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करके बताना है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, और हमारे संविधान का निर्माण कितनी अवधि में हुआ। तो इन 3 को जो है वो कमेंट करके बताइएगा, तीनों का उत्तर। और आज का जो चैप्टर है कोई विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनता है तो उसके दिमाग में बेसिक कंसेप्ट इतने जबरदस्त क्लियर हो जाएंगे आज का। और आज का चैप्टर वास्तव में बहुत गजब का दे रखा है, इतना शानदार दे रखा है, इसमें बड़ी शानदार पॉलिटी दे रखी है। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आएगा हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये सब आपके सिलेबस में है, सारे पेपर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।